Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lesson number 5. In previous lesson number 4, we have seen that how the tape and chain corrections are calculated. So there we have seen how to calculate the correction for temperature. So Ct, that is equal to alpha into bracket Tm minus T0 into L. That formula we have seen. Then we have seen the correction for the slope, that is 1 minus cos theta into L, that is hypotenuse allowance we have to apply for slope correction. Then we have seen pool correction is there, Pm minus P0 into L divided by AE. And then another correction we have seen, that is sag correction. So sag correction also we have seen, that is Cs is equal to LW square upon 24N square PM square. So with this 4 formula we can calculate the correction in the chain or tape. So accordingly, then that is the value of E. Then we can calculate the incorrect length of the chain or the tape. So chain and tape हमको मालूम है 30 मीटर का होता है या 20 मीटर का होता है, लेकिन उसकी जो करेक्शन अप्लाई करने के बाद में हो सकता है उसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम हो. सो L डैश वी विल गेट एंड फ्रॉम दैट वी कैन कैलकुलेट द ट्रू डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू L डैश अपॉन L इंटू मेजर डिस्टेंस. सो गिना हुआ डिस्टेंस जो हमने मेजरमेंट लिया है फील्ड से वो बराबर है कि नहीं है, उसको बराबर यदि करना है तो आपको एरर इन द मेजरमेंट और एरर इन द स्टैंडर्ड चेन लेंथ और टेप लेंथ दैट वी हैव टू कैलकुलेट, and that error we can apply, and after that we can calculate the true distance. Now there is some practical execution of this. तो जब चेन से हम लोग गिनते जा रहे हैं, so particularly what we are doing actually, we are chaining 1 by 1. या टेप हमारा है 30 मीटर का, तो आप 30, 60, 90, 120 ऐसा आपको गिनते जाना पड़ेगा. सो इन चेन सर्वे वी हैव सीन दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज आपको 2 स्टेशन पहले फिक्स करने होते हैं, पहला और आखिरी का, जिसकी लंबाई आपको गिननी है. समझो दिस इज वन ऑफ द सर्वे लाइन, तो सर्वे लाइन की लंबाई आपको गिननी है. तो एक स्टार्ट और एंड स्टेशन होगा आपका, और उसके बीच में आपको फिर 30 मीटर के ऊपर पॉइंट फिक्स करने होंगे. अब वो 30 मीटर के पॉइंट फिक्स करने के पहले हमको रेंजिंग करना पड़ेगा, सो दैट ऑल द पॉइंट्स विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन. सो दैट ऑल्सो वी हैव सीन देयर इज मेथड ऑफ रेंजिंग. सो डायरेक्ट रेंजिंग हम लोग कर सकते हैं आंखों से देख के, और इनडायरेक्ट रेंजिंग ऑल्सो वी कैन कैरी आउट, एंड वी विल फिक्स द पॉइंट एट एवरी 30 मीटर इंटरवल और एवरी 20 मीटर इंटरवल. नाउ अब ये पॉइंट यदि फिक्स हो गए तो फिर आपको चेन से गिनना है. अब हर बार आप जब गिनते जा रहे हैं तो उसमें करेक्शन आ सकता है. सो दैट हाउ वी हैव सीन दैट, बट देयर आर सम ऑब्स्टकल्स इन द प्रोसेस ऑफ चेनिंग. चेन से या टेप से हम लोग जब डिस्टेंस गिन रहे तो वहाँ पे आपको कुछ ऑब्स्टकल्स आ सकते हैं. एंड व्हाट दैट ऑब्स्टकल्स आर? सो ऑब्स्टकल इन द चेनिंग, यानी चेन बिछाने में अपने को प्रॉब्लम है, बीच में कुछ ऐसा डिफिकल्ट एरिया आ गया, दलदल आ गई, झाड़ी आ गई, सो यू कैन नॉट ले डाउन द चेन. सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. तो चेनिंग आप नहीं कर सकते. या फिर ऑब्स्टकल इन रेंजिंग, यानी रेंजिंग ही नहीं कर सकते आप, यानी आपको 30 मीटर पर रखे हुए रेंजिंग रॉड आपको दिख नहीं रहे. सो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द विजन. सो दैट मे बी द प्रॉब्लम while measuring with the chain or tape, or for linear measurement there may be problem of obstacle in ranging. Then obstacle in both chaining and ranging, यानी आप चेन भी नहीं बिछा सकते और आपको आगे का रेंजिंग रॉड भी नहीं दिखता है. सो बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन, यदि बिल्डिंग आ गई बीच में आपके गलती से सर्वे लाइन के बीच में, तो आपको तो सर्वे लाइन आगे एक्सटेंड करके लेके जाना है, या कोई तो भी व्हीकल आके खड़ा हो गया और आपकी सर्वे लाइन वहाँ से जा रही थी, तो आपको उधर से उधर का रेंजिंग रॉड भी नहीं दिख रहा है और आप चेन भी नहीं भेजा सक रहे. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन मे बी देयर ऑब्स्टकल इन द चेनिंग एंड रेंजिंग. सो हाउ दिस ऑब्स्टकल्स कैन बी ओवरकम, और आपकी जो सर्वे लाइन है, आपकी जो चेन लाइन है, आपका जो लीनियर मेजरमेंट का अलाइनमेंट है, उसको आगे कैसे बढ़ाना. सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्स्टकल्स इन द चेनिंग, सो दैट वी विल गो वन बाय वन. सो एज यू कैन सी दैट इन द चेनिंग there is obstacle in chaining. So what is the reason of that obstacle in chaining? जैसा मैंने आपको बताया, so what is actually happening? So we want to lay
So this is our suppose start point, and from here we want to make some straight alignment. So this is another point. But at every 30-meter interval, you want to mark some of the points. अब ये रेंजिंग करके आपको ये वाले जो पेग है यहाँ पे पेग ठोकने पड़ेंगे, और ऐसी ये रेंजिंग लाइन आपके आगे आगे बढ़ते जाएगी. अब ऐसा चेनिंग जो अब यहाँ से आपको चेन 30 मीटर की, फिर 30 मीटर की, फिर 30 मीटर की, फिर 30 मीटर की, ऐसा गिनते 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 आपको जाना पड़ेगा. तो उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा रेंजिंग, और उसके बाद में आप करेंगे चेनिंग और टेपिंग. यानी पहले पहला और आखिरी का स्टेशन पॉइंट फिक्स करेंगे, फिर 30-30 मीटर पे पॉइंट फिक्स करने के लिए या 20-20 मीटर पे पॉइंट फिक्स करने के लिए रेंजिंग करेंगे, और रेंजिंग करने के बाद में यहाँ पर पेग ठोक दी जाएंगी फिर अपनी बराबर, और फिर आप यहाँ से चेन को यहाँ तक खींच के 30-30 मीटर एग्जैक्टली है कि नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया वगैरह कुछ, ऐसा करके आप पूरा मेजरमेंट ले सकते हैं. सो फॉर ऑल दिस प्रोसीजर देयर मे बी सम ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द चेनिंग जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया आपका. सो विथ दिस सपोज देर इज ए जंगल और देर इज ए बुशेस, सो देर इज ए ऑब्स्टकल. तो जंगल और बुशेस यदि आ गए तो आप चेनिंग कर सकते हैं लेकिन रेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि झाड़ों की वजह से आपको रेंजिंग नहीं दिख रहा है. सो दिस में बी पॉसिबल. और चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड और रेंजिंग इज फ्री, यानी रेंजिंग रॉड दिख रहे हैं आपको आगे आगे के, लेकिन चेन नहीं बिछा सकते आप, क्योंकि ऐसा तालाब को पानी का खड्डा आ गया, दलदल आ गई, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया वहाँ पे. सो दैट इज ऑल्सो मे बी द प्रॉब्लम. तो रेंजिंग रॉड तो दिख रहा है आपको लेकिन चेन नहीं बिछा सकते आप. सो चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड, रेंजिंग इज फ्री. फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड आ गया, ऐसा कुछ बीच में आ गया सर्वे लाइन के बीच में. तो और अनदर सिचुएशन इज चेनिंग एंड रेंजिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी चेन भी नहीं बिछा सकते आप और रेंजिंग रॉड भी आपको आगे आगे नहीं दिखाई दे सकते. फॉर पर्टिकुलरली बिल्डिंग इज बिटवीन द स्टेशन, बीच में आ गई आपकी समझ लो बिल्डिंग. सो इन सच केसेस देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन द चेनिंग एंड द रेंजिंग. सो दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो वी हैव टू ओवरकम. लीनियर मेजरमेंट करते समय, अलाइनमेंट गिनते समय आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आपको उसको ओवरकम करते आना चाहिए. एंड फॉर दैट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू कैन यूटिलाइज. सो यू कैन सी यहाँ पे मेरा एक पहला ए पॉइंट है और यहाँ पर मेरा बी पॉइंट है. फैन बंद करून दे का. सो फ्रॉम ए टू बी व्हेन आई एम गोइंग, सो देर आर डिफरेंट ट्रीज आर देयर. सो बिकॉज ऑफ दिस इन बिटवीन ट्रीज हम लोग यहाँ से अभी आगे नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते. सो बिकॉज ऑफ दैट तो ये रेंजिंग में डिफिकल्टी आ गई, क्योंकि यहाँ पे पेड़ आ गए तो रेंजिंग नहीं हो पा रहा है आपका. लेकिन आपको तो ये पॉइंट तक पहुंचना है, इसके आगे भी जाना है. सो व्हाट आई विल डू, मैं एक ऐसा कोई तो भी सी पॉइंट अलग से यहाँ ले लूँगा, और ये पॉइंट ऐसा लूँगा कि यहाँ से मेरा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो दो लाइन मेरी एक्स्ट्रा बन रही है, ये वाली दो लाइन, तो ये एंगल मेरा राइट एंगल होना चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आई कैन क्रिएट, यानी ये झाड़ी को हटके मैं बाजू में एक पॉइंट लूँगा, और ये पॉइंट ऐसा लूँगा कि यहाँ से ये बी पॉइंट पे और यहाँ से ई पॉइंट पे ये वाला राइट एंगल बन जाए मेरा. तो यदि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो मैं यहाँ से लेके ये डिस्टेंस तो गिन नहीं सकता, क्योंकि पेड़ आ गए यहाँ पे बीच में, चेनिंग नहीं कर सकते. लेकिन ये राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करने की वजह से ये साइड से डिस्टेंस गिन सकता मैं, ये भी डिस्टेंस गिन सकता हूँ मैं. तो ये दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो आपको डिस्टेंस ई बी भी मिल सकता है. सो दिस टाइप ई बी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया ये फार्मूला लगा के, इसके लिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया. सो दीज आर द सिंपल प्रोसीजर दैट वी कैन अडॉप्ट when there is a obstruction like tree or all these things, so that we have to handle all this situation systematically. तो हम लोग ये चेनिंग और रेंजिंग को एक तरीका हमने देखा कि यहाँ पे एक यू कैन गो असाइड एंड कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल सो दैट दिस डिस्टेंस अलॉन्ग द लीनियर मेजरमेंट अलाइनमेंट, ये चेन लाइन का डिस्टेंस जो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ज्योमेट्रिकल फार्मूला. सो हियर देयर आर दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस आर देयर. Now when there is obstruction in the chaining,
तो यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई है कि ए बी जी एच ऐसा मुझे चेनिंग करते करते आगे जाना है. सो आई एम डूइंग द चेन सर्वे ऑन दिस अलाइनमेंट. नाउ आई हैव टू मेजर दिस, बट बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज वन ऑफ द बिल्डिंग. तो ये बिल्डिंग आ गई, तो यहाँ पर आ गया ऑब्स्ट्रक्शन. तो मैं यहाँ से यहाँ चेन डाल ही नहीं सकता हूँ, तो मैं ये डिस्टेंस भी नहीं गिन सकता हूँ. सो डिस्टेंस बीजी आई कैन नॉट मेजर. सो इन सच सिचुएशन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, एक ये सर्वे लाइन के ऊपर शुरू में 2 पॉइंट ले लिया मैंने ए और बी. यहाँ से मैं ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेट करूँगा. यहाँ पर मैंने समझ लो 10 मीटर ले लिया, यहाँ 10 मीटर ले लिया, तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए सी और डी. अब सी डी को मैं रेंज करूँगा और रेंज करके ये लाइन को आगे बढ़ाऊंगा ऐसा, और ये रेंज को आगे बढ़ा के उसके ऊपर फिर डी और ये ई एफ ऐसे 2 लाइन और पॉइंट ले लूँगा. सो मैंने क्या किया, चेन लाइन को शिफ्ट किया 10 मीटर से और फिर उसको आगे एक्सटेंड किया, और अब उसको मैं यहाँ से 10 मीटर के वापस गिन लूँगा यहाँ पर नीचे. तो मुझे पॉइंट जी मिल जाएगा और पॉइंट एच मिल जाएगा, और फिर मैं जी और एच को आगे जाके और कंटिन्यू कर सकता हूँ मेरी सर्वे लाइन. सो इन दैट वे इफ देयर इज ए ऑब्स्ट्रक्शन लाइक ए बिल्डिंग, सो आई कैन सेट द पैरेलल सर्वे लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो मैंने ये सर्वे लाइन को पैरेलल सेट कर लिया और फिर उसको वापस लाके जगह पे फिर आगे अलाइनमेंट मेरी कंटिन्यू कर ली मैंने. सो दिस इज द वन ऑफ द सोल्यूशन वेयर वी कैन अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन इन द चेनिंग. इन सम केसेस वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस. कभी कभी जैसा अभी यहाँ पर मैंने पैरेलल लाइन सेट किया था, इसके बजाय यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल सेट कर सकता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, ये बी पॉइंट पे मैंने एक राइट एंगल बनाया ये वाला, और ये लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया. अब ये एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ पर भी मैं राइट एंगल एस्टेब्लिश कर सकता हूँ यदि चाहूँ तो. यदि राइट एंगल एस्टेब्लिश नहीं होता है तो ये एंगल के हिसाब से आपको इधर एक एंगल लेना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से. अब ये जो बी पॉइंट है, यहाँ से मैं जितना एंगल ये था और ये राइट एंगल था, तो 180 में से जितना एंगल बच गया उतना एंगल की मैं ये लाइन ले सकता हूँ. सो दिस लाइन इज अगेन पैरेलल टू ए बी. यानी मैंने इतनी बड़ी पैरेलल लाइन सेट करने के बजाय यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया और इसको एक ट्रायंगल बनाया, और ये लाइन को और एक एंगल लेके इसको आगे बढ़ाया ऐसा, और ये लाइन सी लाइन सिर्फ मैंने पैरेलल सेट की बराबर. अब ये ई लाइन से जितना सी बी लिया था मैंने उतना ही ई जी लेना पड़ेगा. ये दोनों भी जितना सी लिया था, सी बी लिया था उतना ई जी लेना पड़ेगा, और फिर मुझे जी पॉइंट मिलेगा. और फिर यहाँ से सी से लेके ए तक का जितनी दूरी है उतनी दूरी ई से लेके एच तक लेनी पड़ेगी, तो एच पॉइंट मिल जाएगा मुझे. सो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो साइज का है उतना ही राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा, और उसके हिसाब से ये एंगल वगैरह मैं कैलकुलेट करूँगा. सो आई कैन मेक द अरेंजमेंट लाइक दिस. आप ट्रायंगुलर अरेंजमेंट भी कर सकते हो. तो ये 2 पॉइंट को आपने शिफ्ट करके इधर जी एच ले लिया और फिर आप आगे जाके चेनिंग कर सकते हो. सो इन दैट वे ऑल्सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑल्सो वी कैन कैरी आउट एंड वी कैन अवॉइड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग. अनदर केस इज देयर वेयर यहाँ पर अभी जो ए बी लाइन है हमारी और यहाँ पर आगे बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का ऑब्स्ट्रक्शन आपको अवॉइड करना है. तो आपको जी पॉइंट और एच पॉइंट को पता करना है, आगे के पॉइंट एक्सटेंड करना है इसलिए चेन लाइन को. तो मैं क्या करूँगा, ए और बी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है इसके ऊपर मैं एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसा. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरा इक्वल रहना चाहिए, और ये ट्रायंगल को मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा. अब ये ट्रायंगल को आगे बढ़ाने के बाद में ये डी पॉइंट के ऊपर जितना ए बी सी ये ट्रायंगल है, यही साइज का ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा डिस्टेंस गिन के. तो मुझे एफ पॉइंट भी मिल जाएगा. ई पॉइंट तो है ही मेरे पास में ये डी लाइन पे, तो जितना ए सी था उतना डी ले लिया मैंने, जितना सी बी था उतना डी एफ ले लिया. तो ई एफ जो है वो ए बी कितना हो जाएगा. सो यू विल गेट दिस ई एंड एफ. अब ये ई एफ जो है ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो आपको ये डी एफ को आप एक्सटेंड कर सकते हो आगे. अब इसको आगे कहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो जितना डिस्टेंस ए डी होगा उतना डिस्टेंस डी से लेके आपको मार्क करना है, तो आपको एच पॉइंट मिल जाएगा. जितना ए डी है उतना डी एच लेना है, सो यू विल गेट एच पॉइंट. अब ये एच पॉइंट यदि मिल गया तो वहाँ से जितना डी एफ था उतने पे आई वाला पॉइंट ले लो एक, यानी ये डिस्टेंस इतना, और जितना ए सी था उतना डिस्टेंस एच आई रहेगा,
या फिर DF रहेगा। सिमिलरली CB जितना है उतना एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लो ऐसा, और जितना AB है उतना H से आगे ले लो। तो ये H वाली लाइन पीछे और ये वाली लाइन यहाँ पे जहाँ मिलेगी वो पॉइंट हो जाएगा आपका G। तो आपको यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, इसको यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल रिप्लिकेट किया और उसी को यहाँ पर रिप्लिकेट किया, तो आप ये G और H पॉइंट को फाइंड कर सकते हो। सो G और H आपको मिल गए तो फिर आपकी सर्वे लाइन आप यहाँ से रेंजिंग करके आगे बढ़ा सकते। सो दिस इज द अनदर सिचुएशन दैट बाय कंस्ट्रक्टिंग द सिमिलर ट्रायंगल्स in one of the large triangle, you can extend or you can find this G and H point and you can extend your survey line. Or another situation like you can do like this also. मुझे ये सर्वे लाइन है यहाँ से आगे जाना था और यहाँ पर आ गई मेरी बिल्डिंग। सो दिस बिल्डिंग आई हैव टू ओवरकम एज ए ऑब्स्ट्रक्शन एंड आई हैव टू कंटिन्यू माई चेनिंग। फॉर दैट पर्पज आई रिक्वायर पॉइंट G एंड पॉइंट H। G और H पॉइंट मुझे चाहिए। अब G और पॉइंट H पॉइंट पता कैसे करेंगे? सो व्हाट आई विल डू, अब ये सारा आपको जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ ये आपको कागज पे रफ पेपर पे पहले करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से फिर ग्राउंड में करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, विद दिस A पॉइंट आई विल फोकस टू द पॉइंट ऑफ दिस बिल्डिंग कॉर्नर और ये लाइन को मैं ऐसा एक्सटेंड करूंगा। वैसे ये वाला जो कॉर्नर है ये B कॉर्नर को मैं यहाँ से आगे ऐसा देख के एक्सटेंड करूंगा। तो दो लाइन मुझे ऐसी मिल गई जो बिल्डिंग के कॉर्नर से लेके आगे बढ़ रही है ऐसी। सो आई गेट वन ऑफ द ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में आपको एक कोई भी ऐसी लाइन ले लेनी, इंक्लाइंड लाइन CD जैसा लिया मैंने यहाँ पे, और ये CD का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। ये तो मेजर कर सकते हैं आप। अब आपने यदि मेजर कर लिया तो आपका जो सेंटर अलाइनमेंट है लाइन AB, तो आपको AB पे पता है कि भाई इतने डिस्टेंस के ऊपर ये डिस्टेंस CB कितना है। सो फॉर डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर आपका CD डिस्टेंस कितना आ रहा है, 17 मीटर। तो फिर यहां से जो EF है ये दूरी के लिए ये EF डिस्टेंस जो है वो CD के प्रोपोर्शन में कितना आएगा, तो उसके लिए यहां से AG कितना रहेगा। सो आपको यहां पे करना पड़ेगा EF डिस्टेंस के लिए EF डिस्टेंस के लिए AG कितना रहेगा। सो AG जो है ये आप डिसाइड भी कर सकते हो अंदाज से कि भाई मुझे ये बिल्डिंग समझ लो 40 मीटर लंबी होंगी तो मैं ये 30 और 40 70 यानी ये 80 वगैरह ले सकता हूं मैं। तो 80 मीटर के लिए मेरा EF कितना होगा, सो दैट यू कैन कैलकुलेट ऑन द पेपर। पेपर पे यदि पता चल गया तो फिर आप ये डिस्टेंस AE भी निकाल सकते, AF भी निकाल सकते, एंड देन यू कैन एस्टेब्लिश पॉइंट E एंड F। और ये EF पॉइंट को फिर से आप एक्सटेंड करके एक I और ये पॉइंट ले लो। सो एंड यू कैन ज्वाइन दिस टू लाइंस, सो यू विल गेट पॉइंट G एंड पॉइंट H। तो आपको सीधा सीधा ये बिल्डिंग के कॉर्नर को फोकस करके एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन बनाई, यहाँ पे जितने दूरी पे C लिया उसके प्रोपोर्शन में एक E पॉइंट लेने का, और CD जो डिस्टेंस लिया आपने तिरछी लाइन, उसी लाइन से ये लाइन आप ले सकते हो और ये G और H पॉइंट आपको मिल सकते हैं। सो द मीनिंग इज इफ देयर इज सिचुएशन लाइक दिस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, सो वी हैव टू मेक सम ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। आपको कोई तो भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनानी है जिसमें आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा के यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस और एंगल, एंड दैट वे यू कैन आइडेंटिफाई दिस फर्दर पॉइंट्स G और H पॉइंट को हम पता कर सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन इन द चेनिंग। यानी चेन बिछा नहीं सकते तो आगे के दो पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऐसी अरेंजमेंट पहले कागज पे बनाना पड़ेगा, ड्राइंग शीट पे, और उसके ऊपर सारे कैलकुलेशन कर लेने पड़ेंगे, रिलेवेंट डिस्टेंस कितने कितने क्या क्या लेना है, तो और फिर फील्ड में जाके उसी प्रकार का प्रोसीजर करके आपको ये G और H पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सो दैट वे वी कैन ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन इन द चेनिंग। सो फॉर दिस पर्पज we will understand with the help of some problem, so you will get it very clear. So now here a survey line CD intersect a building
यानी CD लाइन के बीच में आपकी बिल्डिंग आ गई। टू ओवरकम द ऑब्स्टकल ए परपेंडिकुलर DE 87 मीटर लॉन्ग इज सेट आउट एट D, यानी D पॉइंट पे एक DE परपेंडिकुलर बनाया और उसकी लंबाई है 87 मीटर। देन फ्रॉम E टू लाइन्स EF एंड EG आर सेट आउट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड 65 डिग्री। तो E पॉइंट से लाइन EF और लाइन EG बनाई और जिसका एंगल 50 डिग्री और 65 डिग्री है विथ ED। सो फाइंड द लेंथ EF एंड EG सच दैट द पॉइंट्स F एंड G फॉल ऑन द प्रोलॉन्ग ऑफ द CD, यानी आगे के दो पॉइंट F और G आपको पता करने हैं ताकि आप सर्वे लाइन को आगे एक्सटेंड कर सके। एंड ऑल्सो फाइंड द ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टेंस DF। सो DF भी आपको पता करना है। सो फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी हैव टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द फिगर। सो एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द प्रॉब्लम वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द फिगर फर्स्ट। सो हियर द सर्वे लाइन CD इंटरसेक्ट बिल्डिंग, यहाँ पे कोई लाइन का एंगल वगैरह अपने को कुछ दिया नहीं है, इतना दिया है कि ये DE जो है ये परपेंडिकुलर है CD को। सो व्हाट आई विल डू, सपोज दिस इज लाइन CD, तो ये पॉइंट मेरा C है और ये मेरा D है और ये D मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना लिया ऐसी। सो दिस इज पॉइंट E। सो व्हाट इज द डिस्टेंस D इज 87 मीटर, तो ये डिस्टेंस मेरा आ गया 87 मीटर। अब एक्चुअली आपको ये लाइन आगे एक्सटेंड करना है ऐसी, लेकिन आगे के पॉइंट आपको पता नहीं है। सो इफ देयर आर 2 पॉइंट्स आर देयर, समझ ये 2 पॉइंट मुझे पता करना है। सो दैट पॉइंट्स आर EF, यानी E से लेके F और E से लेके G। सो दिस पॉइंट्स आर EF एंड EG। सो आई वांट टू आइडेंटिफाई, मुझे F और G पॉइंट का लोकेशन पता करना है फील्ड में। तो मैं क्या करूंगा, ये EF लाइन मैंने ज्वाइन कर दी और EG भी मैंने ज्वाइन कर दी और ये दोनों लाइन के लिए मुझे यहाँ पे एंगल दिया है कि EF का एंगल है 50 डिग्री का, यानी ये अंदर वाला एंगल आ गया 50 डिग्री का, और ये जो बाहर की लाइन है उसका एंगल है 65 डिग्री का। 2 एंगल बन गए मेरे यहाँ पे, करेक्ट। और ये D से लेके F, ये डिस्टेंस भी मुझे निकालना है। सो आई वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस DF। क्यों? बिकॉज हियर देयर इज ए बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। सो वी हैव टू मेक द अरेंज फिगर, पहले आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। तो CD लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना मैंने DE, E से लेके 50 डिग्री पे एक लाइन लिया मैंने F और E से लेके G तक मैंने एक दूसरी पॉइंट लिया 65 डिग्री पे। तो F और G जो है ये आगे के प्रोलॉन्ग सर्वे लाइन पे है, लेकिन उसका लोकेशन पता करने के लिए मुझे डिस्टेंस EF और डिस्टेंस EG ये दोनों भी चाहिए। सो व्हाट इज माय पर्पस हियर, सो आई हैव टू कैलकुलेट फाइंड द लेंथ EF एंड EG। तो मुझे EF डिस्टेंस कितना है ये पता करना है और EG डिस्टेंस कितना है ये पता करना है, और ये ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टेंस जो है अपना DF, सो दैट आल्सो आई वांट टू, सो DF भी मुझे पता करना है। तो आपको पहले जो सिचुएशन है फील्ड में की वो समझ के आपको कागज पे ऐसी ड्राइंग बनानी पड़ेंगी और इसके ऊपर कैलकुलेशन करके आपको सब डिस्टेंस पता कर लेने पड़ेंगे, तब जाके फील्ड में आप F और G पॉइंट को मार्क कर सकते हो। सो फॉर दैट पर्पज नाउ ये एंगल मेरा राइट एंगल है, ये 80 डिग्री का, ये 65 डिग्री का, ये दिया है यहाँ पे मुझे। अब मुझे पता करना है डिस्टेंस। अब ये देखो ये 50 डिग्री वाला एंगल है और डिस्टेंस DF मुझे पता करना है। तो DF डिस्टेंस के लिए मुझे 87 वाला DE डिस्टेंस मालूम है और ये एंगल मालूम है 50 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पे, सो इफ आई अप्लाई tan 50 डिग्री, सो tan 50 डिग्री का फार्मूला जो लगाया मैंने वहाँ पे, तो वो हो जाएगा DF डिवाइडेड बाय ED, करेक्ट। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, 50 डिग्री के सामने का ये DF है और ये ED मालूम है। ED आपको मालूम है 87, सो DF अपॉन 87 हो गया ये। तो यहाँ से DF इज इक्वल टू निकाल सकते हैं आप। सो DF इज इक्वल टू 87 tan 50। सो आपका यहाँ से डिस्टेंस DF ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टेंस ये एकदम आसानी से निकल जाएगा।
So tan 50 into 87, so that is 103.68 meter DF. So this is your one answer. आपका ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टेंस DF आपको पता चल गया. अब आपको ये DF पता है और ये ED भी पता है, तो आप EF निकाल सकते हैं बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये दोनों भी पता है आपको. और आपको ये 87 पता है और 50 डिग्री का एंगल है, तो आप यहां पर कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस 50. सो दैट ऑल्सो आई कैन डू. कॉस 50 डिग्री यदि मैं करता हूं तो कॉस के लिए मुझे ED डिवाइडेड बाय EF, एंड डायगोनल है अपना EF. सो ED डिवाइडेड बाय EF ये कर सकते हैं आप. तो यहां से आपको EF चाहिए. सो EF इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाय कॉस 50 करना पड़ेगा. ED डिवाइडेड बाय कॉस 50, और ED डिस्टेंस आपको दिया है 87 मीटर. सो 87 डिवाइडेड बाय कॉस 50, तो आपको ये EF निकलेगा यहाँ पे. सो 50 का पहले कॉस निकालना पड़ेगा, और 87 डिवाइडेड बाय दिस, सो दैट विल बी 135.34. तो डिस्टेंस EF, E से लेके F तक आपको लिखना है 135.34. सिमिलरली ये वाले जो ट्रायंगल है आगे का बड़ा 65 डिग्री वाला, यहाँ पर भी ये राइट एंगल है. तो यहाँ पे हम लोग यदि cos 65 लेते हैं तो cos 65 में आपका ED डिवाइडेड बाय EG हो जाएगा. सो यू कैन मेक cos 65 इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाय EG, ED डिवाइडेड बाय EG, और आपको यहाँ पे EG निकालना है. तो EG, ये EG यहाँ चले जाएगा, तो इट विल बी ED डिवाइडेड बाय cos 65 डिग्री, और ED है आपका 87 और cos 65, एंड दैट विल बी इक्वल टू 205.85. तो आपका दूसरा डिस्टेंस EF, ये EF जो है ये निकल गया 135, और ये EG जो निकल गया ये निकल गया 205. तो अब आप क्या कर सकते हो, 50 डिग्री के ऊपर EF डिस्टेंस आपने मार्क कर लिया तो आपको F पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ से 65 डिग्री पे EG डिस्टेंस मार्क कर लिया तो F और G आपको मिल जाएंगे. तो यू कैन प्रोलॉन्ग योर सर्वे लाइन फर्दर. सो इन दैट वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर डीलिंग विद द ऑब्स्टकल्स इन द chaining. Another problem we will see with the this type of situation. So here some new things are given, so that we are learning in the second unit. आगे के यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, but we will see now what we can do now here. So here P and Q are the 2 points 367 meter apart on the same bank of the river. यानी एक नदी के किनारे पे दो पॉइंट है P और Q, और उसमें का डिस्टेंस है 367 मीटर, दैट इज गिवन. द बियरिंग ऑफ ए ट्री ऑन द अदर बैंक ऑब्जर्व फ्रॉम P एंड Q. बियरिंग का मतलब होता है एंगल. तो दूसरे किनारे पे, नदी के दूसरे किनारे पे एक झाड़ है, उसको मैंने P से भी देखा और Q से भी देखा. तो P से देखूंगा मैं तो मेरा एंगल आ गया उसके अंदर नॉर्थ 36 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब ये देखेंगे, वी विल सी दैट. और Q के तरफ मैं देखूंगा तो एंगल आ गया मेरा नॉर्थ 40 डिग्री 35 मिनट वेस्ट. सो विद दिस डाटा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. तो नदी की चौड़ाई हमको पता करनी है, क्योंकि पेड़ उधर है और P पॉइंट इधर है, तो P और पेड़ का डिस्टेंस ऐसा, और परपेंडिकुलर विड्थ ऑफ द रिवर, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. इफ द बेयरिंग ऑफ PQ इज साउथ 86 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, तो PQ का बेयरिंग भी दिया है. नाउ व्हाट दैट बेयरिंग इज, दैट वी विल सी. सो बेयरिंग मतलब एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन. तो आपको ड्राइंग बनाते समय ये आपको समझना है कि सपोज दिस इज नॉर्थ, ऑलवेज नॉर्थ इज ऑन द टॉप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो ये हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट, और इधर हो जाएगा वेस्ट. तो ये सिचुएशन में आपको जो PQ लाइन है आपकी,
पी क्यू लाइन का बेयरिंग दिया है आपको साउथ 86 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में यदि है और साउथ से 86 डिग्री ईस्ट के तरफ, यानी इधर से इधर, तो मेरी सर्वे लाइन ऐसी आ जाएगी यहाँ पे, और ये एंगल हो जाएगा 86 डिग्री 35 मिनट का। तो ये हो जाएगा मेरा P और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा Q। तो पी क्यू लाइन मेरी ऐसी है। अब ये पी क्यू लाइन के ऊपर यहां पर भी मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बना दिया ऐसे। अब यहां पे बीच में नदी है और उसके दूसरे किनारे पे ट्री है मेरा, तो ये मेरा जो ट्री है वो ट्री यहां पर है। टी पॉइंट है मेरा। अब ये ट्री पॉइंट के लिए जब मैं वो ट्री को पी से देखता हूं तो मेरा एंगल कितना बन रहा है, 36 डिग्री 35 मिनट का, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल बन रहा है और वो हो गया मेरा 36 डिग्री का। तो ये मेरा ऐसा हो गया, समझ लो ये वाला एंगल 36 डिग्री 25 मिनट का आ गया। तो ये आपका ट्री आ गया यहाँ पे। और ये ट्री को मैं यदि क्यू से देखता हूं तो एंगल है मेरा नॉर्थ 40 डिग्री 35 मिनट वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो ये यहां से है मेरा ये वाला। तो ये वाला एंगल जो है नॉर्थ के साथ में ये वाला एंगल, ये एंगल है मेरा यहाँ पर नॉर्थ 40 डिग्री 35 मिनट वेस्ट, यानी नॉर्थ से देखे वेस्ट की तरफ, यहां से इतना एंगल, ये एंगल मेरा दिया है 40 डिग्री 35 मिनट। तो मेरी ऐसी वाली एक फिगर तैयार हो गई। अब ये मेरी ट्री है। अब यहां से मैं यदि इसके ऊपर ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये मेरा राइट एंगल हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, समझ लो ए पॉइंट के नाम दे दिया अपन ने इसको। सो हियर, तो मेरे पास में अभी ये अरेंजमेंट तैयार हो गई। मैंने क्या किया, इसको पहले पी क्यू लाइन मैंने निकाला 86 डिग्री 35 मिनट पे साउथ से लेके, और फिर पी पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ 36 डिग्री 25 मिनट पे ये लाइन बनाया, और क्यू से फिर 40 डिग्री 35 मिनट के ऊपर वेस्ट की तरफ, यानी ये एंगल से ये लाइन बनाया। तो मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और अब मुझे ये डिस्टेंस टी ए यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है। ये क्यों निकालना है, एक्चुअली यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपनी रिवर ऐसी हो गई यहाँ पे, यानी इधर से इधर बह रही रिवर। तो ये रिवर की चौड़ाई होगी करीब करीब। तो ये रिवर की चौड़ाई के लिए आपको डिस्टेंस टी ए यानी ये लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस टी ए डिस्टेंस आपको निकालना है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस टी ए। टी ए डिस्टेंस निकालना है। तो आप इसको, आपको इसके अंदर सिर्फ सिमेट्री लगाना है। और ये ट्रायंगल का एंगल यदि पता कर लिया आपने, अब देखो यहाँ पे ये एंगल है 36 डिग्री का, तो ये बचा वाला जो एंगल है 90 में से इतना, ये एंगल आप निकाल सकते। तो ये बचा हुआ एंगल कितना निकलेगा, सो ये वाला एंगल और ये एंगल, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, सो दैट विल बी 90 माइनस 36 डिग्री 25 मिनट, ये हो गया, यानी ये वाला एंगल। और ये नीचे का एंगल जो है रिमेनिंग एंगल, तो ये इधर का 86 डिग्री है, तो 90 में से बचा वाला एंगल है वो भी निकाल सकता मैं, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों भी निकाल सकता मैं। तो ये 1 और 2 को ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरा ये वाला एंगल मिल जाएगा, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू निकाल सकता मैं। सो एंगल टी पी क्यू निकालने के लिए मुझे ये वन एंगल में दूसरा एंगल ऐड करना पड़ेगा। दूसरा एंगल कैसा निकालूंगा मैं, 90 माइनस 86 डिग्री 35 मिनट, यानी ये 86 का है, ये माइनस कर दिया तो ये बच गया, और ये इधर से 90 का है तो 36 माइनस कर दिया तो ये बच गया, और ये दोनों को ऐड करता हूँ 1 और 2 को, तो मेरा एंगल टी पी क्यू ये निकलता है। सो दिस इज एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू ये वाला। सो दैट एंगल विल बी, अब ये निकालेंगे अपन, सो दैट विल बी 36 डिग्री 25 मिनट। सो ये हो गया 53 डिग्री, और ये हो गया यहाँ पे
86 degree 35 minute. So this angle is 57 degree यानी एंगल P निकल गया हमारा, एंगल P इज इक्वल टू 57 डिग्री निकल गया. अब ये टोटल एंगल P वाला 57 डिग्री का है. और वैसे इधर का भी एंगल निकाल सकते हैं आप. अब इधर के एंगल के लिए ये जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये एंगल ये दो नंबर का एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से 86 है, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा. सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस 86, जो भी रहेगा 4 डिग्री वगैरह का, ये निकलना पड़ेगा आपको यहाँ पे. और ये एंगल आपको मालूम है 40 डिग्री का, तो ये बीच का एंगल कितना रह गया ये निकाल सकते हैं. तो एक्चुअली अभी अपने ये प्रॉब्लम में हमने क्या कर लिया, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ये बड़ा वाला एंगल अल्फा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपने कैलकुलेट कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू 57 डिग्री आ गया हमारा. और इधर का एंगल निकालना है ये बीटा, तो ये बीटा के लिए क्या हो रहा है, 90 में से ये एंगल और इधर का एंगल माइनस करेंगे तो बीच का वाला बचेगा. सो एंगल क्यू ये हो जाएगा 90 माइनस ये 40 डिग्री 35 मिनट माइनस ये इधर वाला एंगल, ये एंगल कितना है 90 माइनस 86, तो माइनस ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 90 माइनस 86 डिग्री 35 मिनट. तो ये और ये माइनस करेंगे तो बीच का बचेगा. सो नाउ वी विल कैलकुलेट दिस. सो 90 माइनस 40 डिग्री 35 मिनट माइनस 90 86 डिग्री, तो ये आ गया 46 डिग्री का. सो एंगल Q इज इक्वल टू 46 डिग्री एंड दैट इज बीटा. तो मेरा पर्पज यहाँ पे क्या था, ये एंगल अल्फा निकाला मैंने और एंगल बीटा निकाल लिया. यानी मेरे पास में एक ऐसा ट्रायंगल आ गया और ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर है और ये एंगल आ गया मेरा 57 डिग्री का अल्फा और ये एंगल आ गया मेरा 46 डिग्री का. तो ये पॉइंट है मेरा Q, ये मेरा T है, ये A है और ये P है. अब ये फिगर में मुझे डिस्टेंस TA निकालना है और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस ये भी दिया है प्रॉब्लम में. टोटल डिस्टेंस ऑफ PQ इज 367. अब ये 367 डिस्टेंस मुझे दिया है तो ये हो जाएगा PA प्लस PQ AQ PA प्लस AQ. तो 367, so that we will solve here now. So I will so here we will write down distance 367 is equal to PA प्लस AQ. अब ये PA निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये TA ये आपको मालूम नहीं है, अभी TA मालूम नहीं है, TA तो हमको निकालना ही है, TA इज अननोन. सो यदि मैं यहाँ पर इसका मैं यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये लेता हूँ, यानी क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे एंगल लेना पड़ेगा tan 57. सो tan 57 का मतलब होता है मेरा TA डिवाइडेड बाय PA. सो हियर tan 57 इज इक्वल टू TA डिवाइडेड बाय PA और PA इज इक्वल टू TA अपॉन tan 57. तो PA इज इक्वल टू हो जाएगा TA अपॉन tan 57 प्लस वैसे ही AQ निकालना है मुझे अभी यहाँ पे, तो AQ के लिए मैं यहाँ पर करूँगा tan 46. सो tan 46 में अपोजिट है TA अपॉन बेस है मेरा AQ. सो AQ
ए क्यू मुझे यहाँ पर चाहिए ए क्यू, तो ए क्यू इज इक्वल टू टी ए अपॉन 1046. सो आई विल राइट डाउन दैट टी ए अपॉन 1046. तो ये हो गया 367. तो इसके अंदर आप इक्वेशन निकाल के टी ए निकाल सकते हो. सो यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ टी ए. सो दैट विल बी 57 10 1057 is equal to so actually it is 0.649 TA प्लस ये हो गया मेरा 46 का 10 और ये 1/x. सो 0.965 TA और ये हो जाएगा 367. तो TA प्लस ये करके डिवाइड बाय दिस करो. सो 0.649 प्लस 0.965 and that is 367 divided by this. So 103 TA 0.649 plus 0.965 1.614 हो गया और 367 divided by this. So TA is equal to 227.38 मीटर. तो टी ए यानी टी से लेके ए तक यानी ये होगी विड्थ ऑफ द रिवर. सो विड्थ ऑफ द रिवर इज 227.38 मीटर. सो दैट वी कैन कैलकुलेट. सो यहाँ पे फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर बोला था आपको. सो मीनिंग इज व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन तो आपको पहले इस प्रकार से ड्राइंग बना के एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. उसके अंदर परपेंडिकुलर वगैरह आपको सेट करना पड़ेगा, उसके एंगल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और साइन कॉस टैन के ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले लगा के आपको ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. सो दैट यू विल गेट द वट एवर द रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस आर देयर. सो दैट इज द अनदर वन प्रॉब्लम. नाउ अनदर टिपिकल प्रॉब्लम वी विल सी अगेन हियर. सो हियर ए सर्वे लाइन BAC क्रॉसेस ए रिवर. यानी एक लाइन BAC है वो रिवर को क्रॉस कर रही है. A and C being on the near and opposite banks. तो A इधर है, C उधर है. A इधर है नदी के किनारे और C उधर के किनारे पर है. ए परपेंडिकुलर AD 40 मीटर लॉन्ग इज सेट आउट एट A. यानी A के ऊपर अपने 40 मीटर का परपेंडिकुलर बनाया AD. इफ द बेयरिंग ऑफ AD एंड DC आर गिवन. तो ये AD का एंगल है 48 डिग्री 30 मिनट और DC का एंगल है 288 डिग्री 30 मिनट. ड्रॉ द स्केच एंड फाइंड द बेयरिंग ऑफ चेन लाइन BAC. तो BAC का एंगल निकालना है आपको एंड द चेनेज ऑफ C व्हेन दैट ऑफ A इज 2087.8 मीटर. तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है चेनेज भी आपको निकालना है यहाँ पर अभी. सो डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द व्हेन दैट ऑफ A इज 207.8 मीटर ये दिया है अपने को. सो दैट वी विल सी. सो फर्स्ट हमको यहाँ पे ये ध्यान में देना है कि हमको AD लाइन जो है उसका एंगल है 48 डिग्री 30 मिनट का. यानी यदि हम लोग यहाँ पर ऐसा सोचते हैं नॉर्थ ऊपर साउथ तो 48 डिग्री बोलो तो यहाँ से लाइन आ गई आपके ऐसी. सो मेरा ये A पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा D पॉइंट. अब ये सर्वे लाइन BAC क्रॉसेस ए रिवर A एंड C बीइंग ऑन द नियर एंड अपोजिट एंड ए परपेंडिकुलर AD 40 मीटर लॉन्ग इज सेट आउट एट A. यानी A के ऊपर ये जो D है ये परपेंडिकुलर है. यानी मेरी जो सर्वे लाइन है ये हो जाएगी मेरी BAC ऐसी हो जाएगी. इट इज परपेंडिकुलर. ओके लाइक दिस. यानी ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा. सो दैट विल बी BA और ये C इधर होगा कहीं तो भी BAC और AD जो है ये परपेंडिकुलर है. सो दैट इज गिवन. अब दूसरा है मेरा DC का एंगल है मेरा 288 डिग्री 30 मिनट. सो इधर हमारा C हो सकता है फिर यहाँ पर. सो वी हैव टू अवॉइड दिस वन.
इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाएंगे। यस, दिस इज परपेंडिकुलर और ये मेरा हो जाएगा सी, क्योंकि मेरा डी सी एंगल जो है ना ये दिया है 288 डिग्री 30 मिनट का। तो यहाँ पे मैं यदि ऐसा बनाता हूँ तो 270 के आगे, यानी ये ऐसी लाइन बनेगी मेरी ऐसी टोटल। तो ये नॉर्थ है मेरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ये दिया है 288 डिग्री 30 मिनट का। तो ये पॉइंट हो गया मेरा सी पॉइंट, ये ए हो गया। और ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी सी, ये बी हो जाएगा यहाँ बी ए सी, और ये ए डी जो है ये है परपेंडिकुलर। और ए डी की लंबाई दी है 40 मीटर, दिस इज 40। और डीसी का एंगल दिया है हमने को, दैट्स ऑल। नाउ एसी, ये एसी भी हमको निकालना है। सो एसी आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट एसी। सो सर्वे लाइन बी ए सी, यानी बी ए सी क्रॉसेस द रिवर, और ए और सी अपोजिट लाइन पे है, यानी आपकी रिवर यहां पर कैसी हो जाएगी? सो रिवर हो जाएगी ऐसी, ये रिवर हो जाएगी आपकी। तो ऐसी रिवर है, ए पॉइंट इधर के किनारे पर है, सी पॉइंट दूसरे किनारे पर है, और दूसरा ए डी पॉइंट लिया मैंने जो परपेंडिकुलर लिया मैंने बी ए सी को, और उसकी लंबाई है 40 मीटर, ये दिया है। और ए डी का एंगल, यानी ए डी का एंगल बोले तो यहाँ पर ए डी का, यानी ये अंदर का एंगल दिया अपने को। ए डी एंगल इज गिवन एज 48 डिग्री 30 मिनट, यानी ये अंदर का एंगल है 48 डिग्री 30 मिनट। अब ये राइट एंगल होने की वजह से ये रिमेनिंग एंगल ये 90 डिग्री का है पूरा, सो दिस इज 90 डिग्री। अब ये 48 का दिया है, तो ये एंगल या ए एंगल कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अब हमको डिस्टेंस कौन सा निकालना है? सी ए और ए सी निकालना है, और हमको मालूम है डी ए मालूम है 40 मीटर का। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये और ये का एंगल रिलेशन बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सो ये 90 डिग्री का हो गया, ये मालूम नहीं है, अब ये इधर का निकालना पड़ेगा मुझे। सो 288 में से ये एंगल यदि 48 का है तो नीचे का एंगल भी 48 का रहेगा, ये वाला, करेक्ट। अब ये एंगल 48 का है तो रिमेनिंग एंगल कितना है? 90 माइनस दिस। तो ये एंगल मेरा 90 माइनस कितना बच रहा वो भी निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट एंगल डी। ये एंगल डी जो है ना ये मेरा कितना निकलने वाला है? तो ये मेरा एंगल निकलेगा 288 डिग्री 30 मिनट। ये 288 पूरा यहाँ तक है, इसमें से मैं 270 माइनस करता हूँ, या वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 180 मैंने यहाँ तक माइनस कर दिया, यहाँ तक, सो माइनस 180, और माइनस ये वाला एंगल, यानी ये एंगल बोले तो 48 डिग्री 30 मिनट का है अपोजिट एंगल। सो माइनस 48 डिग्री 30 मिनट, तो एंगल डी निकल जाएगा मेरा। सो हियर इन दिस केस एंगल डी इज इक्वल टू 288 डिग्री 30 मिनट। इसमें से माइनस करना है पहले 180, यानी इतना एंगल, और माइनस इधर का एंगल, माइनस 48 डिग्री 30 मिनट, तो ये आ गया 60 डिग्री का। अब देखो ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना बचेगा फिर? 30 डिग्री का। सो एंगल सी इज 30 डिग्री। तो अब आपके पास में क्या हो गया? एक ऐसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 40 मीटर है,
ये राइट एंगल है, सो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज सी, और ये एंगल है 30 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। हमने अभी कैलकुलेट किया। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी, और ये डी ए मालूम है, तो मैं tan का एंगल लगाऊंगा यहाँ पे, tan 30 इज इक्वल टू डी ए अपॉन सी, ए सी, और ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी। अब ए डी दिया है 40 मीटर, सो 40 अपॉन ए सी, और ए सी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय tan 30, सो ए सी निकल जाएगा आपका यहाँ पे, सो दैट इज 69.28। तो डिस्टेंस ए सी ये निकल गया हमारा 69.28। तो हमारा पहला निकल गया यहाँ पे कि हमारा ड्रॉ द स्केच, ये हमने स्केच बनाया यहाँ पे। अब हमको ये ए सी का बेयरिंग भी निकालना है, फाइंड द बेयरिंग ऑफ चेन लाइन बी ए सी, यानी बी ए सी लाइन का एंगल। तो एंगल ये नॉर्थ के साथ में कितना होगा वो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इधर का 48 है, तो ये इधर का एंगल कितना है वो निकालना पड़ेगा नॉर्थ के साथ में, सो 90 माइनस 48 करना पड़ेगा। सो दैट ऑल्सो वी कैन डू। सो बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए सी, यानी बी ए सी का एंगल 90 माइनस 48 डिग्री 30 मिनट, सो 90 माइनस 48 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 41 डिग्री 30 मिनट। यानी इधर से इतना एंगल, तो इसका बेयरिंग आपको निकलना पड़ेगा नॉर्थ से लेके वेस्ट तक है ये 41 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा बी ए सी, इसका बेयरिंग। सो दिस इज माय वन आंसर। बी ए सी का बेयरिंग है नॉर्थ से लेके वेस्ट तक 41 डिग्री 30 मिनट का। अब बी से लेके ए तक यदि आप गिनेंगे, यानी आप सर्वे करते करते आ रहे, तो बी से लेके ए तक का डिस्टेंस गिनने के बाद में ये समझ लो 0 पॉइंट है बी वाला, 0 मीटर। यहाँ से स्टार्ट किया आपने गिनना, तो ए तक आने के बाद में आपका डिस्टेंस भरता है 207.8, ए से भरता है आपका 207.8, तो ये होगा चेनेज ऑफ ए। तो ए का चेनेज दिया है 207.8, तो सी का कितना रहेगा, तो सी का बोलो तो ए सी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा उसमें, अपने को ए सी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। सो यू कैन फाइंड आउट चेनेज ऑफ सी इज इक्वल टू, ये चेनेज ऑफ ए 207.8 प्लस डिस्टेंस ए सी अभी आपने कैलकुलेट किया यहां पर, सो ए सी 69.28, तो ये निकल गया आपका चेनेज ऑफ सी। सो दैट इज 207.8 प्लस 69.28, तो ये हो गया 277.08। So that is chainage of C, या that is another answer। यानी B पॉइंट से A पॉइंट 207.8 मीटर दूरी पे है, तो C पॉइंट कितने दूरी पे रहेगा, C पॉइंट रहेगा 277.08 मीटर पे। So like way these are the problem where only simple trigonometrical formula we are using, and the important is you have to construct the figure। फिगर आपको बराबर निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्री से आपको अलग अलग एंगल निकालना पड़ेगा, और जब आप ये कर लेंगे तो आपको सिंपल साइन कॉस टैन के फार्मूले लगा के आपको जो रिक्वायर डिस्टेंस या रिक्वायर एंगल चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट वे यू कैन ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्वेइंग। So in this lesson, now we have seen the important, what are the different types of obstacles, how that we can overcome, and how the ranging, for ranging we can find out the further extended 2 points। तो उसके लिए हमने ड्राइंग अरेंजमेंट कैसी करके, स्केच कैसे बनाना और कैलकुलेशन करके उसके आगे के पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके लिए जो डिस्टेंस लगेंगे उसके लिए
फिगर बना के कैलकुलेशन करने का ट्रायंगुलेशन से या ट्रैग्नोमेट्री के फार्मूले से, दैट वी हैव सीन. सो इन दैट वे यदि आपको चेनिंग और रेंजिंग करते समय कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उसका सिस्टमेटिक ड्राइंग बनाओ. जो आपको ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है परपेंडिकुलर पैरेलल एंगल वगैरह बना के उसको कागज़ पे बनाओ. पहले कागज़ पे आपके सारे कैलकुलेशन कर लो और जो डिस्टेंस और एंगल वगैरह आएंगे वैसा आपको ग्राउंड पे मार्किंग करेंगे आप. तो आपको जो सर्वे लाइन पे आगे के एक्सटेंडेड पॉइंट है जो हमने देखा था यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये आगे के जो 2 पॉइंट है जी और एच. सो ये जी और एच आपको पता करना है, या आगे के जी और एच यहाँ पे ये पता किया हमने. सो लाइक वे द फर्दर points on the survey line that we can identify. And so here for this lesson we will stop here for lesson number 5, and in the next lesson then we will further go for method of chaining on the sloping ground. अब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ओवरकम हो गया, अब ग्राउंड स्लोपिंग है तो फिर वहाँ पे मेजरमेंट कैसे करना है चेन से या लीनियर मेजरमेंट कैसे करना है. सो दैट वी विल सी. सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉर दिस लेसन. थैंक यू.